क्लास शुरू करते हैं। अब ये जो इनकम टैक्स का पेपर है ये आपका बीकॉम ऑनर्स में भी है, बीकॉम प्रोग्राम में भी है, और वैसे भी इन जर्नल भी ये पेपर आपको आगे हेल्प करेगा। सो अगर आप ये टर्म देख रहे हो इनकम टैक्स, तो ये टर्म आपकी दो वर्ड से मिलके बनी है, इनकम एंड टैक्स। तो आज की क्लास में हम टैक्स समझेंगे कि टैक्स क्या है और फिर उसको रिलेट करेंगे आपके इनकम से। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं टैक्स क्या है। सो व्हाट इज टैक्स? अगर आपकी कोई भी अर्निंग्स है, आप किसी भी तरीके से कुछ अर्न कर रहे हो, आपकी कोई इनकम है या आपको कोई प्रॉफिट्स हो रहे हैं या कोई गेन हो रहा है, मतलब आप सैलरीड हो, आप किसी कंपनी में कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलती है, या फिर आपका कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, वहां से आपको कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है, किसी भी तरीके से आप कुछ अर्न कर रहे हो, या फिर आप गुड्स परचेज करते हो, या फिर आप कोई सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, मार्केट जाते हो, घर का कोई सामान लेना है तो आप कोई गुड्स ले रहे हो, या फिर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ खाना खा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो वो आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो। तो इधर या तो आपकी कुछ अर्निंग्स है इन दी फॉर्म ऑफ एनी इनकम और प्रॉफिट्स और गेन्स, या फिर आप कुछ स्पेंड कर रहे हो, अर्निंग्स और स्पेंडिंग। तो यहाँ पे आप जो भी अमाउंट लगाते हो, ठीक है, उस पे जो आपका कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज होगा, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज। व्हाट इज कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज? कि आपने कुछ अर्न किया और उस पे आपने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको गवर्नमेंट को पे करनी है, ठीक है, या फिर आपने कुछ स्पेंड किया और जितना आप स्पेंड कर रहे हो उससे एक्स्ट्रा भी आपको कुछ पे करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वो आपका कंपल्सरी आपको पेमेंट करनी ही करनी है। तो दैट इज जो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट है, दैट एक्स्ट्रा पेमेंट इज योर टैक्स। ठीक है, तो कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज रिलेटेड टू योर अर्निंग्स, अर्निंग से एक्स्ट्रा या फिर स्पेंडिंग से एक्स्ट्रा जो अमाउंट है जो आप पे करते हो गवर्नमेंट को, वो आपका टैक्स होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन चार्ज करता है टैक्स। हु? तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड योर स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्सेस चार्ज करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आप टैक्सेस क्यों पे करो, वाई? गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप कंट्री के सिटीजन हो और आप अर्न भी कर रहे हो, मतलब आप अमाउंट अर्न कर रहे हो प्लस आपकी स्पेंडिंग पार भी है, आप गुड्स एंड सर्विसेज में खर्चा भी करते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी कंट्री के लिए भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो अमाउंट क्यों कंट्रीब्यूट करना है, क्यों गवर्नमेंट बोल रही है आपको? आप तो ये बोलोगे कि भाई एक तो हम इनकम जो हम अर्न कर रहे हैं या हमें जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो तो हमारी मेहनत की कमाई है, तो हम इसके अलावा एक्स्ट्रा मनी क्यों दें, या फिर हम स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, तो एक तो पहले ही हमारा खर्चा हो रहा है और ऊपर से हम और अमाउंट क्यों पे करें। तो ये वाई वाला क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों। तो गवर्नमेंट कह रही है कि एज अ सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो अर्न कर रहे हो, आप जो अगर स्पेंड भी करते हो, तो उसमें से आपको कुछ अमाउंट या एक्स्ट्रा अमाउंट आपको अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए पे करना है। अब गवर्नमेंट आपसे पैसा क्यों मांग रही है? तो पहला रीजन ये टैक्सेस चार्ज करने का, जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस से जो अमाउंट मिलता है वो आपका गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, टैक्सेस आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। ठीक है,
गवर्नमेंट बोलती है कि हमें आप हमसे फैसिलिटीज़ मांग रहे हो कि सिक्योरिटी चाहिए, रोड्स नहीं बने हुए, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, और स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे करें? हमें भी तो अमाउंट चाहिए, तो खर्चा तो लगता है इन सब चीज़ों में। तो वो अमाउंट कहाँ से आएगा? यहाँ से, ये टैक्सेस से। ठीक है, तो टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए सारी चीज़ों को, सारी फैसिलिटीज़ आपको रिटर्न में प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी सोर्स है इनकम का। दूसरी चीज़, टैक्सेस से जो अमाउंट आता है गवर्नमेंट के पास, दैट अमाउंट हेल्प्स गवर्नमेंट टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कैसे? इकोनॉमिक टैक्सेस से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे कम हुई? अगर आप टैक्सेस पे करते हो, उसकी वजह से अमाउंट गवर्नमेंट के पास, अमाउंट जो है वो कलेक्ट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर कोई वेलफेयर स्कीम्स निकालती है बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, कोई भी वेलफेयर स्कीम, जैसे अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम ये पर्टिकुलर लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको हम ये फैसिलिटीज़ देंगे या फिर उनके अकाउंट में इतना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराएंगे ताकि वो अपनी जो नॉर्मल लिविंग है या जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा कर पाएँ, तो एक जो अर्नर है, जो टैक्स पेयर है, वहाँ से कुछ अमाउंट लेके और गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर जो अंडर प्रिविलेज है वहाँ पे। तो ये क्या हुआ? आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो वेल्थ है कंट्री में, जो मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इससे क्या होगा? आपकी जो इकोनॉमी में ये जो इनइक्वालिटी है, वो वेल्थ की इनइक्वालिटी, वो कहीं ना कहीं कम होगी। ठीक है, तो दो मेन रीज़न है टैक्सेस को चार्ज करने के लिए। एक तो ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या फिर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो स्पेंड करने के लिए जो अमाउंट चाहिए होता है गवर्नमेंट को, वो उसका कलेक्शन टैक्सेस से होता है, तो वो प्राइमरी सोर्स है इनकम का गवर्नमेंट के लिए। दूसरा, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए भी अमाउंट चाहिए। देखो, इन दोनों चीज़ों में ही स्पेंडिंग हो रहा है, गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है। तो गवर्नमेंट को अगर खर्चा करना है, कोई फैसिलिटीज़ देनी है, कोई सर्विसेज देनी है, तो अमाउंट तो लगेगा उसमें, स्पेंड तो करना पड़ेगा। तो वो स्पेंड करने के लिए आपके पास अमाउंट होना चाहिए पहले। वो अमाउंट कहाँ से आएगा? टैक्स कलेक्शन से। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 चीज़ें देखी हैं। टैक्स क्या होता है? जो भी आप अपनी अर्निंग्स पे या स्पेंडिंग पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को, उसको हम टैक्स बोलते हैं। और क्यों पे करते हो? क्योंकि एज अ सिटीज़न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर कुछ अर्न कर रहे हो या स्पेंड कर रहे हो तो आप अपनी कंट्री को वापस रिटर्न करो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए उनको स्पेंड करना होगा। और स्पेंडिंग कहाँ से मिलेगी? जब उनके पास टैक्सेस के थ्रू अमाउंट कलेक्ट होगा। तो ये प्राइमरी सोर्स है इनकम का। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए गवर्नमेंट को अमाउंट चाहिए होता है, इसलिए वो टैक्सेस चार्ज करती है। ठीक है, तो अभी ये हमने 3 टॉपिक करे। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना है कि अभी हम इनकम टैक्स तक नहीं पहुँचे हैं कि इनकम टैक्स क्या है। अभी हम सिर्फ ये जो आपकी टैक्स की टर्म है इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। अभी हम देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ टैक्सेस। कितने तरीके से गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है? ब्रांचेस ऑफ टैक्सेस। तो एक होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन दो फॉर्म्स से
दो तरीकों से गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? अगर आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आपकी अर्निंग्स हैं, आप अर्न कर रहे हो 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जो भी आप अर्न कर रहे हो साल का, इसके ऊपर एज अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन, आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अभी हमने ये पूरी चीज़ एक्सप्लेन करी, तो आपको एक्स्ट्रा जो कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है वो आपको पे करना होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है आपने कमाया तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पे करो, ठीक है। तो जब सिटीजन्स डायरेक्टली पे अमाउंट पे करे गवर्नमेंट को, ये जो कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करें, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। यानी मेरी कमाई और मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की, तो वो आपके डायरेक्ट टैक्सेस में आता है। तो इनकम टैक्स जो है इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जहां पे आप अर्न कर रहे हो और आप अपनी अर्निंग पे अमाउंट, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप अमाउंट पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देखो, ये तो हमने इनकम या प्रॉफिट्स या गेन्स के केसेस में देखा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? अगर आप मार्केट जाते हो, कुछ आपने सामान खरीदा, बिल जनरेट हुआ, बिल पे अगर आपने चेक किया हो तो क्या लिखा हुआ आता है? पहले ऊपर पूरा सामान लिखा होगा, जो भी आपने परचेज किया है उसका अमाउंट होगा, और नीचे टैक्सेस, ठीक है। या फिर अगर हम सर्विसेज के फॉर्म पे देखें, सर्विसेज के केस में, तो आप मूवी देखने जा रहे हो या रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने के लिए, आपका खाने का बिल आया, उसमें आपने अमाउंट चेक किया, तो अमाउंट कैसे लिखा होता है? आपने जो भी ऑर्डर किया वो लिखा होगा उसका अमाउंट, और नीचे लिखा होगा टैक्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे, आप किसको पे कर रहे हो? जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको सर्विस दे रहा है। इसका मतलब जो भी आपके आप मार्केट जा रहे हो, जो भी आपके रिटेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या जो सर्विस प्रोवाइडर है, आप उनको टैक्सेस पे कर रहे हो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जब सिटीजन्स पे करते हैं प्रोड्यूसर्स या फिर रिटेलर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को, और ये आगे पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो दोनों में आप फर्क देख रहे हो, यहाँ पे बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, सिटीजन्स डायरेक्टली पे करेंगे गवर्नमेंट को, और यहाँ पे आपका सिटीजन्स पे करते हैं सर्विस प्रोवाइडर या रिटेलर्स को, और वो आगे जाके पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो एक तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो आपके ऊपर, आपकी जेब से एक्स्ट्रा अमाउंट चला जाता है। यानी अगर आप अर्न कर रहे हो, आप सैलरीड हो, तो आप इनकम टैक्स भी पे करोगे इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और अगर आप मार्केट जाते हो, गवर्नमेंट कहती है अच्छा आप घूम रहे हो, आपके पास अमाउंट है, आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, आप मूवी देख सकते हो, आप अपने घर के लिए सामान आप खरीद सकते हो, मतलब आप आपकी अर्निंग्स हैं, तो फिर इस पे भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे आप डायरेक्टली ना पे करके, ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है गवर्नमेंट के साथ, डायरेक्टली आप पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप पे कर रहे हो थ्रू प्रोड्यूसर्स, रिटेलर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स, तो ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल जो है वो है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो आपके गुड्स या सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है, पहले आपके वैट या फिर लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वो सब होते थे, लेकिन अब उसको उन सबको हटा के एक टैक्स रिजिम बना दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये फॉर्म है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो हम पेपर पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स,
क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम ये इनडायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे हमारा डायरेक्ट टैक्सेस पे, और डायरेक्ट टैक्सेस में हमारा इनकम टैक्स पे। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर हुआ कि इनकम टैक्स क्या है। टैक्स मतलब जो आपका एक्स्ट्रा कंपल्सरी चार्ज है जो आप अपनी अर्निंग्स के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमने 4 पॉइंट्स करे थे, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो आप अर्न कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एनी इनकम और प्रॉफिट्स। अब अगर आपको डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ में आया तो आप इसमें से डिफाइन कर सकते हो, ये जो 2 पार्ट्स हैं, ये वाले जो 2 पार्ट्स हैं, इन पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा या इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा? डायरेक्ट टैक्स, है ना। और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये वाला पार्ट, इस पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कि हम डायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं जिसमें आपका इनकम टैक्स आता है, और अब हम उसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो कि इनकम टैक्स अगर गवर्नमेंट चार्ज कर रही है तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप ये बोलो कि अच्छा हम अर्न कर रहे हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं, हमें तो टैक्स पे करना पड़ेगा तो इसलिए हम बताएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो आपका पैन कार्ड है या अब आधार कार्ड जो लिंक्ड है सारे आपके अकाउंट से, और आप पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक्ड है, तो गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आप कहाँ पे क्या स्पेंड कर रहे हो, कितना अर्न कर रहे हो। तो ये जो आपकी अर्निंग्स और स्पेंडिंग है, इसका सारा रिकॉर्ड रखने के लिए और इस चीज़ को गवर्न करने के लिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए भी कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये उसका उस अथॉरिटी का कुछ सीक्वेंस है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, फिर उसके अंदर है आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब कौन सा 2 तरीके के हमने टैक्सेस देखे, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आपकी 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और एक है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो ये 2 जो आपकी अथॉरिटीज हैं, ये आपकी गवर्निंग अथॉरिटी होती है अपने रिस्पेक्टिव टैक्सेस के डिपार्टमेंट में। तो जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, नाम से ही पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न करती है, यानी इनकम टैक्स जो है वो इनके एरिया में आता है। और जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न करते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपका इनकम टैक्स है, उसका जो इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, टैक्सेस का कलेक्शन, इनकम टैक्स, अब हम जो भी बात करेंगे हम इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। हमने टैक्सेस को 2 पार्ट्स में मैंने आपको समझाया कि डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका जीएसटी वगैरह है, उसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमारे ये लेक्चर्स हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, तो हम डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन एंड रिकवरी, ये चीजें गवर्न होती हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट बना था जिसमें कि आपका सारा जो आप ये कहते हो ना कि कितनी इनकम तक
आपको टैक्स नहीं पे करना है, उसके बाद अगर इनकम ऊपर चली गई तो फिर कितना टैक्सेस पे होगा, आपको कितनी डिडक्शंस मिलेंगी, कौन कौन सी डिडक्शंस आप ले सकते हो, कहाँ पे पैसा बचा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें इस एक्ट में लिखी हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अब इनकम टैक्स एक्ट तो पुराना है, 1961 से चल रहा है, लेकिन हर साल इसमें, क्योंकि आपकी इकोनॉमी भी तो चेंज होती है, जो लोग रह रहे हैं कंट्री में, जो सिटीजन्स हैं, उनकी परचेजिंग पावर, उनका लाइफस्टाइल भी चेंज होता है, तो कुछ ना कुछ इकोनॉमी में क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्सेस, ये जो एक्ट है इसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। अब टैक्स एक्ट तो बन गया, तो हर बार आप नया, हर साल नया एक्ट नहीं आता है, आप उस बने हुए एक्ट में चेंजेस, मॉडिफिकेशंस करते हो, तो उन मॉडिफिकेशंस को हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं, कि हमने पुरानी चीज़ें अगर कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो वो हटा दी, कुछ नई चीज़ें अब इकोनॉमी के हिसाब से जैसे डेवलप हो रही है तो कुछ न्यू चीज़ें ऐड करनी है तो वो ऐड कर दी, तो ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स, इसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होगा कि हर साल इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी के मंथ में जो है गवर्नमेंट एक फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है, जिसको कि हम बजट भी बोलते हैं। उस बजट में वो एक तरीके से बिल प्रेजेंट करने से पहले हम एक ड्राफ्ट जो है वो बनाया जाता है। ड्राफ्ट का क्या मतलब है कि एक लेआउट, कि आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है, अच्छा पिछले साल जो है वो ऐसा था, अब उसमें ये इन इन चेंजेस की ज़रूरत है, तो एक लेआउट बनाया जाएगा कि ये चेंजेस की ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, फिर वो ड्राफ्ट जो है वो बिल की फॉर्म में, समझो आप फाइनेंस बिल हम इसको कह रहे हैं, ठीक है, या जिसको हम बजट बोलते हैं कि बजट प्रेजेंट हो रहा है। तो इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एवरी ईयर, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी जो आपकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो प्रेजेंट करेगी बिल ये, ठीक है। फिर अगर ये दोनों हाउसेस में, राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पास हो जाता है, तो पास होने के बाद आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा में अगर बिल पास हो गया और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर अप्रूवल हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका एक्ट, फाइनेंस एक्ट। अब ये फाइनेंस एक्ट कोई अलग से एक्ट नहीं है, ये इसी का पार्ट है, ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ही पार्ट है। इसमें आपके अमेंडमेंट्स होते हैं। अमेंडमेंट्स अगर वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो इसका सिंपल मीनिंग है चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशंस। तो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, न्यू चीज, जैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो जो इनकम टैक्स स्लैब्स होते हैं कि पहले 2,50,000 तक जो आपकी इनकम है वो निल होगी, टैक्सेस जो हैं 2,50,000 तक की इनकम पे टैक्सेस निल होंगे। फिर आपका 5 लाख हो गया, तो ये जो चेंजेस हैं तो इसमें चेंजेस लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इन चेंजेस को इस फिर एक्ट में, मेन आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली अमेंडमेंट्स हैं इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब फेब में आपका बजट आया, वो बिल पास हो गया, एक्ट बन गया, और फिर वो एप्लीकेबल हो जाता है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल से आपका वो एप्लीकेबल हो जाता है, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से। जैसे आपका 1 फेब 2020 में अगर आपका फाइनेंस बिल आया और वो अप्रूव हो गया, फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो 1 अप्रैल 2020 से जो भी चेंजेस आए होंगे इनकम टैक्स एक्ट में, फाइनेंस एक्ट में जो भी चेंजेस लिखे होंगे वो इस डेट से एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो कोरोना की वजह से लेट हो गया, लेकिन नॉर्मली ये प्रोसीजर होता है कि ड्राफ्ट आता है, फिर वो प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस से अप्रूव होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलेगा, फिर वो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो सारे चेंजेस जो हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पार्ट बन जाएंगे और 1 अप्रैल को वो चेंजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी हमने बेसिक्स देखा है, बिल्कुल बेसिक, कि इनकम टैक्स क्या है, कौन सा फॉर्म होता है, क्यों आप टैक्सेस पे करते हो। अब आगे की क्लासेस में हमारा फोकस जो है वो इनकम टैक्स पे रहेगा। अभी तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम टैक्सेस का कौन सा फॉर्म पढ़ने वाले हैं और उसका कुछ हमने ये बेस हमने करा है। अगर कोई भी कंसेप्ट आपको इसमें से समझ में नहीं आया है तो आप ईमेल कर सकते हैं shikshastorm@gmail.com, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो उसको फिर समझाने की कोशिश करेंगे दोबारा से। और अगर इसके अलावा कोई और कंसेप्ट हैं जो आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप ईमेल के थ्रू आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। एंड डू लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा स्टॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।